ये 30 साल से हो रहा है। इसमें सबको पैसा मिलता है, लीडरशिप को पैसा मिलता है। ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पैसे बना के दे के सेनेटर बन जाए? ये कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचे? ये तो जमहूरियत की नफी हो गई। वोट भी हमारे बिके और उबैदुल्लाह मायार कहते हैं कि हमने उसको पैसे दिए। ये वोट जहाँ बिके ना वो स्पीकरों से टोटल झूठ है, मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था वहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नोट के बदले वोट बेचने वालों की कल शर्मनाक वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद से अब तक मुल्की सियासत में एक भूचाल आ चुका है। किस तरह सेनेट इलेक्शंस में मंडी लगती है, पहले यह सुना था, लेकिन अब पूरी कौम ने देख भी लिया है। अब तक इस वीडियो में दिखाई देने वाले कुछ MPs रकम वसूली का एतराफ भी कर चुके हैं, जबकि कुछ अराकीन इस वीडियो को जाली करार दे चुके हैं। इस वीडियो में मौजूद साबिक MPA तहरीक इंसाफ उबैदुल्लाह मायार और जाहिद दुरानी के बयानात ने मजीद पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इन दोनों के मुताबिक सेनेट इलेक्शन की सीटों की खरीदो फरोख्त एक डील के तहत हुई, जिसकी निगरानी उस वक्त के वजीर आला परवेज खटक कर रहे थे, जबकि उस वक्त के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली असद कैसर भी उस डील के बारे में जानते थे। 2018 के सेनेट इलेक्शन में लगने वाली इस मंडी के हवाले से मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर वजीर आजम के पास ये वीडियो 3 साल पहले पहुंच चुकी थी तो उन्हें अब तक क्यों छुपाया गया? सवाल नंबर 2, क्या इस वीडियो को उस वक्त मंजर आम पर लाने का मकसद सेनेट इलेक्शन में हुकूमती आईनी तरवीन की मुखालिफत को कुचलना है? सवाल नंबर 3, अगर वजीर आजम 3 साल पहले वीडियो देख चुके थे जिसमें सुल्तान मोहम्मद भी मौजूद थे, तो उन्हें क्लीन चिट देकर सूबाई वजीर क्यों बनाया गया? सवाल नंबर 4, परवेज खटक और असद कैसर पर सेनेट की सीटों के लिए डील करने का इल्जाम सामने आ चुका है। शफाफ तहकीकात के लिए क्या इन दोनों को मुस्ताफी नहीं हो जाना चाहिए? सवाल नंबर 5, क्या 2018 में खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले सेनेटर्स ने PTI को डील के तहत रकम अदा की थी? सवाल नंबर 6, इतने संगीन इल्जामात सामने आने के बाद 2018 के सेनेट इंतखाबात मुतनाज़ा हो चुके हैं, क्या इस मामले की तह तक जाने के लिए तहकीकाती कमीशन बनाया जाएगा? सवाल नंबर 7, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 6 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी ने आखिर किस तरह सेनेट की 2 सीटें हासिल की? सवाल नंबर 8, वोट बेचने वालों की वीडियो में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अली शाह बाचा पर वोट खरीदने का इल्जाम है, क्या पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? सवाल नंबर 9, पंजाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी सरवर को नून लीग के किन अराकीन ने 2018 में वोट दिया? अगर नून लीग ने कोई तहकीकात करवाई तो इन अराकीन को पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? सवाल नंबर 10, सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन के किन 14 अराकीन ने तहरीक के हक में वोट नहीं डाला था? अगर ऑपोजिशन ने तहकीकात करवाई तो नाम सामने क्यों नहीं लाए गए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में आज जो एहतजाज किया गया है सरकारी मुलाजमीन के की जानिब से, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारूक हबीब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अली परवेज मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलविशा खान साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और तजियाकार मेमल सरफराज साहबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक हबीब साहब के पास चलते हैं। फारूक साहब, मामला ये इस तरह हुआ था, लग ये रहा था कि ओपन बैलेट के लिए जो है वो बड़ी फायदेमंद साबित होगी ये वीडियो, लेकिन सवालात उठ ये रहे हैं कि जो लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं वो तो परवेज खटक साहब का नाम ले रहे हैं, असद कैसर साहब का नाम ले रहे हैं, तो इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि क्या ये दोनों लोग भी मुलविस थे इसमें? देखिए, बात यह है मंसूर जी कि क्या ही अजब सवालात उठ रहे हैं। पहली बुनियादी चीज तो ये रखनी चाहिए कि पहले तो ये हमेशा जुबानी कलामी ये चीजें आती थी कि सेनेट के अंदर खरीदो फरोख्त होती है, करोड़ों रुपए के जो है वो वोट खरीदे जाते हैं। अब तो वो वीडियोस भी सामने आ गई जिन वीडियोस के अंदर के नोटों की गड्डियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं और किस तरीके से जो जमीर फरोश हैं और जमीर खरीदने वाले उनका नोटों का जो है वीडियोस बनाकर एक दूसरे का भाव लगा रहे हैं और किस अंदाज से पाकिस्तान की अपर हाउस के इंतखाबात का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे एक चीज तो साबित हो गई कि इस मुल्क के अंदर दो जमातें जिन्होंने इस मुल्क के निजाम को धुंधला बनाया, करप्ट बनाया, निजाम को करप्ट बनाया, वो इसका हिस्सा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस चीज को, ये मैं आपके सामने एक जो बड़ी पिक्चर सामने रख रहा हूं। किसी में ये जुर्रत पैदा नहीं हुई। आप वीडियोस की बात करते हैं, ये तो हिम्मत इमरान खान ने की ना, जब उनको वीडियोस उस वक्त दिखाई गई
वो वीडियो तो उनके पोजेशन में नहीं दी गई, वीडियो तो हमें शो की गई, वो उसमें पीटीआई के अरकान हमें दिखाए गए। हमने उसी वक्त वजीर आज़म इमरान खान ने एक मिनट मुझे बोलने सर, नहीं सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सर, मेरा सवाल इतना रह जाएगा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट। मुझे अपना जुमला मुकम्मल कर लेने सर। आपने फरमाया ये वीडियो दिखाई गई, ये कब दिखाई गई सर? ये इंतखाबात से कबल 2018 के इंतखाबात से कबल, हाँ, जब ये सेनेट के इंतखाबात हो गए, अच्छा, उस वक्त ये वीडियोस जो हैं उनको दिखाई गई। किसने दिखाई? हमने जिसने भी दिखाई, नहीं सर, हमने बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, एक मिनट सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए फारूक साहब जिसने वीडियो बनाई है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाई। एक मिनट उस पे चले जाते हैं, हम निजाम की बात कर रहे हैं, जरा उस पे बात हो लेने देना। वो निजाम पे तो तफसील से बात हो जाएगी ना फारूक साहब, पहले फैक्ट्स तो सीधे कर लें। एक मिनट फैक्ट सीधे हैं ना, फैक्ट सीधे हैं। 20 लोगों को खरीदा गया, उन 20 लोगों को इमरान खान ने जुर्रत करके पार्टी से बाहर निकाला, इंतखाबात से कबल उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ठीक है। आज उन 20 वोटों से जो मुंतखब होने वाले पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स हैं, हाँ। बैरामन तंगी और बीना खुर्शीद, हाँ। बैरामन तंगी जो हैं इनके 8 अरकान थे पीपल्स पार्टी के, वो 16 वोट लेते हैं, और बीना खालिद साहबा 41 वोट लेती हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी को उनसे तो इस्तीफा ले लेना चाहिए था, अगर इन्होंने जमीनों के सौदे नहीं किए। एक मिनट हाँ। अगर इन्होंने खरीदो फरोख्त नहीं की, उनके इस्तीफे तो ले लेते। दूसरी बात यह है कि इनके एक और सेनेटर थे जो जनरल सीट पे खड़े थे, मंसूर साहब, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करूं, 13 वोट वो भी ले गए थे मोहतरम जनाब, वो भी जीतते रह गए, सिर्फ 1 वोटों से पीटीआई का कैंडिडेट वहां पर जो है वो कामयाब हुआ, और इन्होंने सिर्फ पीटीआई के नहीं खरीदे। अभी जो आपने एक सवाल उठाया था, कौमी वतन पार्टी के जो सुल्तान मोहम्मद साहब बाद में हमारी पार्टी में शामिल हुए, वजीर कानून बने, वो कौमी वतन पार्टी और एएनपी की वीडियोस हमें नहीं दिखाई गई थी उस वक्त। नहीं, ये भी वीडियो सामने आ गई। नहीं, इमरान खान साहब ने कुछ और कहा है सर, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मेरे पास जो है वो दूसरे लोगों की वीडियोस भी नहीं, हमें नहीं दिखाई गई। हमें कल जिस तरह इनकी शक्ल नजर आई, हमने दूसरी सोच नहीं सोची, हमने फौरी तौर के ऊपर उनसे इस्तीफा तलब किया, वो इस्तीफा सामने आ गया। हम तो इस मामले को लेके आगे चलने वाले। मुझे ये बताएं ना, ये दोनों जमातें मिसाके जमहूरियत में लिखती हैं कि ओपन बैलेट, ट्रेसेबल बैलेट सिलेक्शन होने चाहिए। नवाज शरीफ 22वीं तरमीम के मौका पे 2015 में ये कहते हैं, और इमरान खान का क्लिप मौजूद है, वीडियो क्लिप मैं दिखाता हूं, वैसे मेरे पास भी एक क्लिप मौजूद है सर, मैं अभी क्लिप दिखाता हूं, मैं अभी क्लिप दिखाता हूं सर। अब्दुल्ला मायार साहब हैं जी हमारे साथ। अच्छा, अब्दुल्ला मायार साहब को भी अभी ये क्लिप की सर जहां बात हो रही थी, क्लिप की आपने जहां बात की, नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 2018 के अंदर जो वीडियोस के हवाले से उस वक्त बयान दिया था और आज भी एक बयान दिया है, दोनों सुनिएगा क्या फरमा रहे हैं। मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा, आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास थी, मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। जी फारूक साहब ये फरमा रहे हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी आंखों से कि वो नोट गिन रहे हैं, तो ये तो फरमा रहे हैं सर कि नोट मेरे वीडियो थी, आज कह रहे हैं कि नहीं है। देखिए, एक मिनट मंसूर, आप फिर उस बहस में जा रहे हैं जिस बहस का हमें कोई फायदा नहीं है सर, बड़ा फायदा है। एक मिनट सुनता हूँ, वो आपका फायदा होगा ना, हमारा नहीं है ना। मैं तो ओवरऑल निजाम की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मुझे को बाल की खाल नहीं उतारनी, मैं तो निजाम का बता रहा हूँ कि इस मुल्क का सेनेट का निजाम गंदा किया गया। किसने किया? पीपल्स पार्टी, नून लीग ने किया है। इसकी कीमत पाकिस्तान की अवाम को अदा करनी पड़ती है। मंसूर साहब, आप ये अब्दुल्ला मियार को ले, सरदार अजीज को ले, ये सर पे कुरान उठा के उस पर कह रहे थे हमने पैसे नहीं दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस मुंह से आते हैं और किस मुंह से आप इनको टीवियों पे लेकर आते हैं जो झूठा कुरान पाक उठाते हैं और आगे फिर झूठ बोलते हैं। तो फिर इनकी बातों में अब असर क्या रह गया? तो सर इनको उठा के बंद करते हैं ना, आप लोग बंद करते हैं। 2.5 साल हो गई आपकी हुकूमत को, इनको उठा के बंद करते हैं अंदर। हमने तो अपनी पार्टी से बाहर फेंक दिया ना। तो पार्टी से बाहर फेंकना काफी नहीं होता ना सर। एक मिनट नहीं, ये बहुत बड़ी सजा होती है। आप किसी सियासी बंदे से पूछे ना, यहाँ पर कितने जमीर फरोश आज तक पार्टियों से बाहर निकाले गए हैं। यहाँ पर नून लीग के राना मशहूद जो है पैसे उठाते की वीडियोज आ गई थी, वो फ्यूचर कंसल्टेंट से वाले से पैसे ले रहे थे, उसकी वीडियोज आ गई थी, निकाला पार्टी से उनको बाहर। क्या बात आप करते हैं? ये कदम किसी ने लिया आज तक? इमरान खान ने ही सियासत के अंदर आला अखलाकियात का मेयार सेट किया है। इसकी कीमत मैं आपको बता रहा हूं, इसकी कीमत अवाम को अदा करनी पड़ती है। पहले ये नोटों से वोट खरीद के मुंतखब होते हैं, फिर अवाम को टीका लगाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में, हुंडी की सूरत में, जाली अकाउंट्स की सूरत में, अयान अलियों की सूरत के अंदर।
ये अवाम का पैसा फिर लूटते हैं, कभी सरे महल बनते हैं, कभी एमन फील्ड के महल बनते हैं। मैं जरा यही तो परवेशा साहबा से भी अब जरा सवाल कर लूं जी। परवेशा साहबा, बड़े सीरियस चार्जेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर है, बंदे आपके 6 होते हैं, इलेक्ट 2 सेनेटर हो जाते हैं, पैसे का सारा जो इस्तेमाल का इल्जाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है केपीके असेंबली के हवाले से। देखिए जी, इनका तो सारा दिन यही काम है, और अगर ये सरे महल पे जाएंगे तो मैं वहां जाऊंगी जो कि नहीं सुन सकेंगे। लिहाजा अगर इख्लाकियात के दायरे में रहें बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि जो केपी के उस वक्त हमारे एमपीएस थे, तकरीबन 7 हमारे एमपीएस थे, और हमारे उस वक्त एडजस्टमेंट जेडीवाई के साथ हुई थी। हमने उन्हें टेक्नोक्रेट पे सपोर्ट किया था, और उन्होंने हमें जो है एक वुमेन और एक जेंडर लीग पे सपोर्ट किया था। और उसके अलावा जिन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं वो वहां के सियासी खानदान थे, और बहुत से लोगों ने हुब्बे अली ने बुग़्ज़े मुआविया में भी वोट दिया। आज भी तकलीफ असल में ये है, उस वक्त हुआ था कि फाइनेंसर दिए गए थे, फाइनेंसर को पैसे दिए थे, वो पैसे उन्हें उसमें से फ्रैक्शन, उसका एक छोटा हिस्सा जो है वो इन्होंने अपने एमपीएस को दिया ताकि वो चुप रहें और बगावत ना करें, पार्टी वर्कर्स को टिकट्स नहीं दी जाएंगे और बाहर से लोग लाए जाए। असल मामला ये था, और वो देते हुए वीडियो, अब सबसे बड़ा इनका क्वेश्चन इस वक्त ये है, वीडियोस हमारी पोजीशन में नहीं थी, हम दिखाए गए। किसने दिखाई? आपने पोजीशन में क्यों नहीं ली? वो कौन था जो आप इसकी इतनी हिम्मत है कि आप एक चेयरमैन है आपकी पार्टी का, उसको वीडियो दिखा तो रहे हैं लेकिन उसको पोजीशन में देने से इनकार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किसके साथ कोलूजन में हुआ था। दूसरा सवाल ये है जो आपने अभी किया, अभी आपने जो 2 मुख्तलिफ बयान दिखाए, अब आप इसको बाल की खाल लें, ये जो कुछ भी लें, ये दोनों बयानों का मकसद है कि इमरान खान से बड़ा झूठा आदमी कोई है ही। 2018 में वो क्या कह रहे थे और आज वो क्या कह रहे कि अगर मेरे पास होती है मैं क्यों ना दिखाता। और उस वक्त उन्होंने कहा नोट गिनते हुए मुझे दिखाया, जो ये वीडियोस चली तो क्या आपने और हमने देखी। तो आप बताएं सादिक को अमीर कहाँ गए? ना सादिक रहे अमीर रहे। नहीं, लेकिन परवेशा साहबा, फारूक साहब की इस बात के अंदर तो दम है ना, जब वो ये कहते हैं कि जी हमने तो चले लोगों को निकाला, ना नून लीग की जरूरत हुई ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत हुई। इन्होंने उनमें से बहुत से लोग इस्तीफा दे चुके थे। ये भी जरा प्लीज अपने रिसर्चर को कहें कि जिस वक्त बहुत से लोग जो है वो जा चुके थे, वो थे ही नहीं इनकी पार्टी में, इन्होंने उसके बाद भी निकाल दिया। बहरहाल दूसरी बात ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि स्पीकर हाउस को काम के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या ये उस पर कोई अपनी कमीशन बिठाएंगे सच्चाई का? क्या ये इस बात पर कोई सच्चाई का कमीशन बिठाएंगे कि इनके जो 2 सबसे बड़े, एक तो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, एक जमहूरियत में इज्जत का मुकाम होता है, क्या वो वाकई मुलविस थे? और दूसरे परवेज खट्टक साहब जिन्होंने चंद दिन पहले, आप याद रखिए, कि कहा मैं चाहूं तो इनकी हुकूमत जो है वो 1 मिनट में गिरा दूं। लिहाजा ये वो 2 शख्सियात हैं कि जिनके ऊपर लोग इल्जाम लगा रहे हैं, और अगर वो स्पीकर हाउस है तो आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर कौन तहकीकात करेगा। और अगर ये सब कुछ हुआ, मैं इनकी बात मान लूं और मैं झूठी हूं, ये सच्चे, तो ये बताइए कि वो वोट कहां से आए जो चेयरमैन सेनेट के लिए? मैं इस पर भी आ जाऊं, बस ठीक है, आ गया। कहां है आपके लोगों ने हमें वोट दिए, वो कहां गए? आपने पता क्यों नहीं किया? अरे ये सबको पता है कि क्या हुआ। आप अभी भी यही हो रहा है कि आप जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं उनको आपके एमपीएस वोट देने को तैयार नहीं, वरना ये सब कुछ पहले क्यों? मैं आ गया, मुझे अब जरा इजाजत दीजिए। अली परवेज मलिक साहब, ये जो बातें कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, बड़े संगीन इल्जाम। उन्होंने तो बंदों को निकाल भी दिया, वीडियो आ भी गई, वजीर कानून को 1 मिनट में फारिग भी कर दिया। इमरान खान साहब की पार्टी ने अपना फर्ज अदा कर दिया। आप लोगों के वो जो 14 लोग थे जो तहरीक अदम एतमाद के अंदर जो है वो पलटा मार गए थे, आप में से किसी ने अब तक कुछ किया उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर मियाँ, आपने प्रोग्राम के अंदर मौका दिया। देखें, फ़ारूक हबीब साहब ने जो नोटों की गड्डियाँ जो असद कैसर साहब के घर के अंदर बांटी जा रही थी, उसके बारे में जो बात की, मैं बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता हूँ और आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा। पर उससे पहले जो सिर्फ और सिर्फ मैं ये मजम्मत करना चाहूँगा, जिस शर्मनाक तरीके के साथ आज गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ जो अपने हक मांगने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं, उनके साथ जिस तरह से ये डील कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो शर्मनाक, जी शर्मनाक तरीक़ेकार है। अपोजिशन तो पहले ही गद्दार थी। मुझे काइंडली मेरे भाई ये भी बता दें जरा कि वो हुकूमती जो आज मुलाजमीन जो सड़कों के ऊपर अपना हक मांग रहे हैं, क्या वो भी गद्दार हैं और उनके साथ
साथ क्या यही तरीकेकार होना चाहिए जो आज टीवी की स्क्रीन के ऊपर चलता रहा? तो ये इस चीज से सिर्फ मैं ओपन करना चाह रहा था। अब जो आपने दो बातें की कि हमने अपने जो एमपीएज या जो सेनेटर्स थे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जब वो इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर मुलविस पाए गए। आपने एक गवर्नर सरवर साहब ने जब सेनेट का इलेक्शन लड़ा उसकी बात की, मैं पहले उसको बात जवाब दे देता हूं। देखिए मंसूर मियां, आपको समझने की जरूरत यह है कि पंजाब में जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो उसके अंदर तकरीबन 40 से 50 एमपीएस का एक ग्रुप बनाया जाता है जो जब वोट देते हैं किसी कैंडिडेट को तो उसके बाद वो सेनेटर मुंतखब होता है। तो हमारे उस केस के अंदर जब ये सरवर साहब सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, बिल्कुल डिफेक्शंस हुई थी और हर पार्टी क्योंकि ग्रुप बनाती है, आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया होगा, पर आप श्योरली कभी पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जी इन्होंने पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है कि नहीं की है। पर जहां तक सेनेट के चेयरमैन का मामला है, देखें हमें ये तो नहीं हम 100% अश्योरेंस के साथ कह सकते कि जी किस बंदे ने पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ के संजरानी साहब को वोट दिया, पर हमें यह तो पता है ना कि जी बेनिफिशियरी कौन है उस सारी चीज का। संजरानी साहब ही वहां पे चेयरमैन इलेक्ट हुए थे ना, और किसकी ईमा के ऊपर हुआ था ये भी सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, तो उसके बाद ये डिफेक्शंस कराई गई, चाहे वो सियासी रिश्वतें दी गई, चाहे जो मर्जी मामला चलाए गए। तो आज मैं आपके प्रोग्राम में जो अपने भाई को ऑफर करता हूं वो ये कि ये हमें बताएं कि हमारे किन लोगों ने वहां पे डिफेक्ट किया था इमरान खान साहब की ईमा के ऊपर, ताकि हम 100% श्योरिटी के साथ उन लोगों का नाम पब्लिक स्फेयर में लेके आए मतलब और उसके बाद वो आपको बताएंगे। देखें बात इस तरह से मंसूर मियां, फिर बात इस तरह से है, उसके बाद आप जो मर्जी तहकीक कर लें, सीक्रेट बैलेट के पीछे मंतक की ये है कि आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि किन लोगों ने किया। डिफेक्शन आपकी पार्टी में हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नाम बताएंगे। मुझे नहीं, अच्छा मुझे बताएं कि वो जो यहां पे पैसे बंट रहे थे और लोग जो इलेक्ट हुए हैं उसमें दोनों साइड के ऊपर पार्टीज इन्वॉल्व थी ना, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला भी तो उस तरह इक्वली टू बी ब्लेम्ड था ना। मैं कह रहा हूं मैंने आपको अपनी लिमिटेशन बताई है कि हम अंदाजे के ऊपर, हम इस चीज को बुरा समझते हैं पर अंदाजे के ऊपर किसी को सजा नहीं दे सकते। ये बताएं हमें हमारे कौन लोग थे जो इमरान खान साहब की ईमा के ऊपर जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ा, इन्होंने रिश्वतें उनको ऑफर की थी ना, और मैं अपनी पार्टी के साथ वो इशू टेकअप करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये तो ना करने वाली बात है ना अली भाई, मतलब आप नाम बताएं, आप नहीं बताएंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। मंसूर मियां, सीक्रेट बैलेट के पीछे मंतक क्या, आप मुझे 100% एश्योरिटी के साथ बताएं। इन्होंने तो ये वीडियो इमरान खान साहब ने पहले देखी हुई थी, उसके बावजूद उसको लॉ मिनिस्टर बना दिया बंदे को। इस आर्गुमेंट से अली साहब, आपके इस आर्गुमेंट से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो आर्गुमेंट के ओपन बैलेट होना चाहिए, ये तो सपोर्ट मिलती है उससे। यार खत्म करें इस गंदगी को। हियर मी आउट, देखें जहां तक ये ओपन बैलेट का मामला है, मरियम साहिबा कश्मीर में गई हैं, उन्होंने दोबारा रीअफर्म किया है अपना प्लेज कि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए। पर मैं आपको अपने जाती एक तहफ़्फ़ुज़ बता देता हूं कि जब आप इसको ओपन बैलेट के ऊपर कन्वर्ट करेंगे ना तो मामला क्या होगा, क्योंकि हम ये मत समझें कि जिन्होंने ये आइन बनाया था उन्होंने एक्सीडेंटली ये सीक्रेट बैलेट के तहत ये प्रोविजन मेंबर्स के पास छोड़ दी थी। आज आपके पास फरूख हबीब साहब मौजूद हैं, इनसे पूछें अगर कल को उमर चीमा साहब जो इनके फाउंडिंग मेंबर थे वो सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आते हैं और दूसरी साइड पे इमरान खान साहब का आशीर्वाद लेके बाबर हारिस टी लवान साहब आते हैं, तो मुझे बताएं जब ओपन बैलेट होगा तो मेरा भाई जिस मर्जी को दिल से अपने वोट देना चाहेगा। यकीनन मैं जितना इसको जानता हूं इसकी ख्वाहिश ये होगी कि उमर चीमा को वोट दे, पर क्या ये जब ओपन बैलेट होगा तो उसके अंदर ये बाबर अवान साहब को वोट देने पर मजबूर नहीं होगा? तो ये वो इलेक्टोरल दानिश थी जिसके तहत इस सारी चीज को सीक्रेट बैलेट के जरिए रखा। सो माय पॉइंट, लेट मी क्लोज, माय पॉइंट इज दिस कि आप इस इशू को इतना सा हेस्ट के अंदर मत डिसाइड करें, इसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस कर लें। हम सब चाहते हैं अब्यूज खत्म हो इस प्रोसेस के अंदर। I'll tell you ये क्यों हेस्ट में डिस्कस, I'll tell you why this issue is being discussed in such haste. There is a reason for that. जी नाज़रीन, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ किस बात की जल्दबाजी है कि इस मुसीबत को खत्म होना चाहिए। बताता हूँ आपको एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम उसी वीडियो स्कैंडल के हवाले से बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनका आपने इस पे राय सुनी कि वो क्या फरमा रहे हैं। उबैदुल्लाह मयार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उबैदुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उबैदुल्लाह साहब, आज परवेज खटक साहब से आपके हवाले से बड़ा एक स्पेसिफिक सवाल किया गया, आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था, उन्होंने क्या जवाब दिया आप जरा सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। सुनिएगा क्या फरमा रहे हैं परवेज खटक साहब। उबैदुल्लाह मयार कहते हैं कि हमने उसको पैसे दिए, तो अगर हम मैं उनको पैसे देता तो वोट कहीं और कैसे? मैंने कभी नहीं कहा, ना मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे अपने पीटीआई के वोटर्स थे
तो मैंने कभी नहीं कहा ये वोट जहाँ बिके, ना वो स्पीकरों से टोटल झूठ है। इस्लामाबाद में घर है, जब चाहे हम आपको बता देंगे। मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था वहाँ। उबैदुल्ला साहब, ये सीधा सीधा उन्होंने आपकी बात की नफी कर दिया, क्या कहेंगे आप? बस वो बड़े लोग हैं, वो नफी कर सकते हैं। नहीं सर, वो आपने तो जी जी, हम गरीब लोग हैं, हम जो कहते हैं वो ना मीडिया वाले दिखाते हैं ना। मतलब 2018 में मैंने यही बात कही थी कि मुझे पैसे हुकूमत की तरफ से मिले थे। किसी चैनल ने उस वीडियो को ना चलाया था सिवाय जियो चैनल के, क्योंकि उन्होंने चलाया था 2018 मार्च में। अच्छा, तो कम से कम आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप दिखाएं और मेरी मौक़िफ़ जो है ये सुनाए लोग। अच्छा उबैदुल्ला साहब, पहली बात तो ये कि आप गरीब नहीं है, आप कम से कम करोड़पति तो हैं, क्योंकि आपने कम से कम करोड़ रुपया तो लिया है, ये तो आपने खुद फरमाया था, तो इतने पैसे तो आपने लिए हैं। लेकिन ये बताइएगा, आपको परवेज खटक, आपके मुताबिक परवेज खटक साहब ने जब आपको ये फंड्स का कहा, उस वक्त साथ हुक्म क्या जारी किया था उन्होंने? ये 3 पॉइंट एजेंडा था। अच्छा जी। पहला ये था कि आप जनरल इलेक्शन में टिकट के लिए तय करेंगे। मैंने कहा हाँ करेंगे, कहते हम आपको सपोर्ट करेंगे और ये पैसे रख ले पार्टी लाइन की तरफ से, इस तरह पोस्टर झंडा डंडा ये चीजें कर ले। तीसरा ये कि आप जो हम सेंटर उम्मीदवार कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, किंतु ये 3 एजेंडा पर बुलाया गया था और ये स्पीकर हाउस में ये सारा मामला हुआ था। और ये तो अभी 2018 में भी मैंने कहा था और अभी भी ये कह रहा हूँ, अभी भी यही मौका। अच्छा तो ये तो अपनी बात नहीं है, ये अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये आपके अलावा कितने लोग थे जिनको पैसे दिए गए? अभी अगर मैं कहूँ किसी के ऊपर, मैं कहूँ कि ये बंदा भी था। नहीं, मैं लोगों के नाम नहीं पूछ रहा, मैं नंबर पूछ रहा हूँ कितना था। बस ये तो सारे पीटीआई के लोग थे ना जी, सारे पीटीआई के लोग थे, सारे पीटीआई के लोगों को पैसे दिए गए, सारे सबको दिए गए उस वक्त। अच्छा चलें, अब इससे दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। आपको खास तौर पे क्यों पकड़ा गया? आपका नाम क्यों आया सामने? मैंने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था ना, मैंने बयान दिया था कि हुकूमत ने दिए, तो वही बार बार ये भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी मतलब लाजमी बात है कि जब मैंने कहा था कि हुकूमत ने दिए थे तो हुकूमत मेरे खिलाफ तो कुछ न कुछ निकाले गए। अच्छा, वैसे ये भी हैरानगी की बात है, आपने उस वक्त ठीक है, वो मैंने आपका बयान देखा हुआ है, आपने उस वक्त क्यों कहा कि हुकूमत ने दिए? तो हुकूमत ने दिए तो मैंने सच कहा नहीं, लेकिन आपने क्यों कहा? मतलब जब अच्छा, पहली बात तो यह कि अगर 2 नंबरी हो भी रही है, आपने उस वक्त क्यों इकरार किया इस बात का? मैंने इस वक्त इस वजह से किया था कि मैंने कहा कि आप अपने वादे से मुकर गए, मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, मुझे टिकट के दौर से क्यों हटाया गया, मेरा नाम क्यों कट गया। जब मैंने वो सवाल किया तो बस इन्होंने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और 20 लोगों को निकाल दिया और इस तरह। तो बस फिर इनके साथ बैठने के लिए हमारी कोई मतलब इस तरह कोई चीज नहीं, नाराजगी हो गई जिसकी वजह से आप। तो उबैदुल्ला साहब, वो टोटल रकम 1 करोड़ थी जो आपने ली थी? 1 करोड़ तो वो वापस ही कर दें? वापस ही कर देता हूँ, वो मेरा केपी गवर्नमेंट को वापस कर दे, काम आ जाएंगे उनके, काम आ जाएंगे और ये अपने इल्जाम वापस ले ले। नहीं, वो इल्जामात तो छोड़े ना वो, लेकिन आपने अगर केपी गवर्नमेंट से पैसे लिए 1 करोड़ रुपया, वो तो कम से कम वापस कर दे भाई। गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए, गवर्नमेंट से किधर से पैसे लिए? ये तो उनके उम्मीदवार जो थे, इन्होंने उनसे हमारे सर पर ज्यादा पैसे लिए थे, 5-5, 4-4 करोड़ हमारे सर पर लिए थे। तो इन्होंने आपस में छीन किए और बांटे और हमें कम पैसे दिए। चले सर, वो जिसने भी दिए थे तो 2 नंबर पैसे ना, बस आप फैसला करें। नहीं, मतलब हलाल की रकम तो नहीं वो कहलाई जा सकती, वो 2 नंबर हराम की रकम ही कहलाएगी ना। पार्टी लाइन की तरफ से जब पार्टी पॉलिसी होती है कि आपको पार्टी सपोर्ट करती है फंड्स के शक्ल पर या पैसे की शक्ल पर या नौकरी के शक्ल पर या ट्रांसफर के शक्ल पर, तो फिर तो सारे काम 2 नंबर है, फिर तो सारे काम आप ये तो सारे इम्तियाज। उबैदुल्ला साहब, जब आपको आपकी पार्टी भी अगर फंड दे रही है, कुछ भी दे रही है, वो कह रही जनाब ये पैसे ले लें, फलां जगह पे आपने वोट डालने, ये हलाल की कमाई है? नहीं, वोट का नहीं कहा था ना, सिर्फ मैंने कहा 3 पॉइंट एजेंडा थी। अच्छा, इसमें टिकट शामिल था, इसमें ये पोस्टर झंडा और हमारे जनरल इलेक्शन के लिए पैसे थे, ये इन्होंने दिए थे, इसमें इलेक्शन लड़े। और तीसरा ये कि हम जो उम्मीदवार कर रहे हैं
तो आप इनको सपोर्ट करें। तो मैं वही कह रहा हूं, चले पार्टी ने भी नहीं किया, पार्टी ने वो 3 पॉइंट एजेंडा पूरा नहीं किया, आपको टिकट भी नहीं मिला, आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, पैसे तो वापस कर दें। कैसे, किसको वापस? वो तो लेने से इनकार। आप पार्टी को वापस कर दें, चले पार्टी ने दिए थे, पार्टी को वापस कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मैं कर दें। देता हूँ, चलो मैं आपके टेबल पर पैसे रखता हूँ, इनको कह के पैसे ले जाए, किसने दिए थे वो ले आके ले जाए। चलो आप नहीं, किसने दिए थे आपको? परवेज खटक साहब ने दिए थे, आप ये कह रहे हैं ना? यार मैं तो हर चैनल पर पूरा ये 2 दिन में मुसलसल ये कहता जा रहा हूँ ना, तो कम से कम आपको तो पता है कि किसने दिए थे और किसने लिए थे। ये तो मैंने लिया। चलो नहीं, यकीन करें मुझे नहीं पता आपको किसने दिए थे। परवेज खटक साहब ने दिए थे, मैंने एडमिट किया, मैंने लिए। हाँ। मुझे किसने दिए? चलो आप ये बताएं किसने दिए? सर मुझे भाई, तो आपने लिए, मुझे क्या पता किसने दिए आपको सर। तो जो मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये कल से मैं बोल रहा हूँ, खटक साहब के कहने पर स्पीकर हाउस में स्पीकर साहब मौजूद, स्पीकर साहब फिर बाहर चले गए, सदाम अहमद खान ने पैसे दिए थे। अच्छा, मैं तो कल से ये बात मेरा मौक़िफ़ है और अभी भी मैं कहता हूँ कि पैसे इन्होंने दिए और पैसे इनको वापस कर देता हूँ। इनको कहें कि आप आ जाएं, आपके चैनल पर बैठते हैं और अच्छा, हमने दिए ये वो नहीं, वो कह रहे हैं परवेज खटक साहब ने दिए थे। वो फारूक हबीब साहब सारियां गल्ला छटो सर, 1 करोड़ से पढ़ो। देखें, बात यह है मंसूर कि जो शख्स खुद कह रहा है कि मैंने पैसे लिए हैं, मैंने अपना ज़मीर बेचा है, और मुझे तो समझ से बालातर है कि ये कौन सी पार्टी है जो पैसे भी दे रही है और पैसे दे के टिकट की श्योरिटी भी दे रही है। बल्कि जबकि हमने JUI PMNL पीपल्स पार्टी में तो हमेशा देखा है कि उनकी लीडरशिप पैसे लेके टिकटें देती है। यहाँ पर उल्टी कहानी गंगा बह रही है। इस बंदे की बयान की क्या औकात रह जाती है? जब इनको पार्टी से निकाल दिया, आज इनको आफ्टर थॉट्स नजर आ रही हैं। मैं आपको बड़ी टेक्निकल फिगर सामने रखने लगा हूं आपके। आपने पहले भी मेरी उस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दी, ये बात को आए बाएं शाएं पे ले गए। देखें, जो हकीकत बात ये है कि आजम सवाती साहब को PTI ने 68 वोटों का पैनल बना के दिया था, 68 वोटों का टेक्नोक्रेट के ऊपर। उनको वोट पड़े 48, उनके वो PTI के 20 वोट्स कहां गए? वो PTI के 20 वोट्स जो है उसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी है, और हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई करके पार्टी से बाहर निकाल दिया। उनमें से एक खातून दीना नामी MPA जिन्होंने वोट बेचा, उनको आसिफ अली जरदारी अपने गले में पीपल्स पार्टी का झंडा पहनाकर बाद में शामिल भी कर रहे हैं। एक खातून जो गड्डियां गिन रही है इस वीडियो के अंदर, उसने इमरान खान साहब को पार्टी से निकालने के ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर, सेनेट के वोट बेचने की बुनियाद के ऊपर केस दायर किया हुआ कोर्ट में डेफेमेशन का। वो मोहतरमा बैठी गड्डियां गिन रही हैं। एक ने सर पे कुरान उठाया हुआ है, वो उसकी वीडियोस नजर आ रही हैं। ये क्या चीजें इनकी पीछे बाकी रह जाती हैं। दूसरी बात ये है कि वहां पर असद कैसर वीडियो में नजर आ रहे हैं, परवेज खटक नजर आ रहे हैं, को PTI का कारकुन नजर आ रहा है, वहां पर मौजूदा पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर KP के असेंबली का वो बैठा नजर आ रहा है। और अगर आप थोड़ी अपनी एनके बड़ी कर गौर से जरा देखें तो उस वीडियो के अंदर पीछे आपको किसी बड़ी फर्म का लोगो भी नजर आ रहा होगा। और उसके बेनिफिशियरीज कौन से हैं? वो आपके टीवी शोज में बैठे हुए हैं। वो अगर मैं नाम लूंगा तो वो टू करके म्यूट हो जाएगा, मैं उससे आगे बात नहीं करना चाहता। ये हकीकत है। इस निजाम को ले सर, नाम ले सर, पता चल जाएगा। सुन लें, नहीं, नाम इस निजाम को एक मिनट मैं आता हूं उस बात पे भी। इस निजाम को इन्होंने मिलकर पलूट किया है। मैं आपको अब सीक्वेंस ऑफ डेट्स देने लगा हूं। 2006 अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, नाम पूछना था, मैं ब्रेक ले लूं, नाम पूछूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह ये मैं 1 करोड़ वापस दिलवा सकूं। मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि हलाल का पैसा तो वापस जाना चाहिए जहां से आया था। अगर इनके मुताबिक उन्होंने दिए थे तो नहीं भी दिए थे तब भी वापस करें ना। ये तो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 1 करोड़ दिया था, तो वापस करें उसको, क्यों नहीं करते? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दरमियान भी हमारी इसी सिलसिले में बहस चल रही थी। मेमल सरफराज साहिबा, आपने ये सारी कन्वर्सेशन सुनी और हर पार्टी के अपने आर्गुमेंट्स हैं। ये गंदगी किस तरह खत्म हो सकती है? मैं इसे गंदगी कहूंगा, इससे कम कोई मंसूर, सीधी सी बात है, ये इसके लिए ओपन बैलेटिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो बेशक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि बहुत सारे लोग और अपोजिशन पार्टी ये कह लीजिए अपने फ़ायदे के लिए, शायद इनके वोट नहीं पूरे होने, इनको डर है कि हमारी जो है वो सीटें कम हो जाएंगी। भाई जिस मर्जी वजह से वो कर रहे हो, ये होना चाहिए, क्योंकि ये बात है कि यहाँ पर कोई ज़मीर का वोट नहीं देता। हमें पता है यहाँ पर वोट, ये वीडियोज़ में तो पैसे
ऐसे दिखाए गए हैं ना कि पैसों के थ्रू वोटिंग हो रही है। यहाँ पर और भी चीजें होती हैं, कई दफा फिर पार्टी भी आपको ऐसे जमीर का वोट देना तो फिर पार्टी के अगेंस्ट वोट देना, वो कहाँ दिया जाता है, मतलब जहां पर बिल्स वगैरह या इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो ये इसलिए ओपन बैलेट पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, वैसे भी खैर जमहूरियत के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो सेनेट के चेयरमैन के लिए भी बाय द वे होना चाहिए। वो खाली ये नहीं है कि सेनेट के इस सिर्फ ये वोट्स के लिए, वैसे भी होना चाहिए। और जो अमेरिका में, मैं सॉरी आपकी बात, अमेरिका के अंदर जो है वो रिपब्लिकन्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी गए, डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी अपनी पार्टी के अगेंस्ट गए। अगर वो वोट जिस तरह ये डायरेक्टली इलेक्ट होके सेनेट के अंदर आते भी हैं, दे फॉलो अ डिफरेंट प्रोसेस। वो तो है एक सब, अगर आपने वो चेंज करनी तो फिर उसके अंदर तो एक प्रॉपर तरमीम और वो आप लोग डिबेट उसके ऊपर करनी चाहिए ना। आप लोग तो इस वक्त बिल्कुल गवर्नमेंट की बात सुनने को तैयार नहीं है। बात ये है कि 3 साल के बाद ये जिस तरह बिल्कुल आप लोगों के साथ नैब लॉ पे हुआ कि पीपल्स पार्टी आपको कहती रही कि बदल दे, बाद में ख्वाजा साद रफीक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हमसे गलती होगी। यही चीज 3 साल के बाद पीटीआई कह रही होगी हमने नहीं बदलना। अभी तो वो अगर ये हो जाता है, नहीं होता वो तो खैर अभी देखा जाएगा, लेकिन 3 साल के बाद वो कहेंगे हमने भी नहीं बदलना। आप कह रहे होंगे जी बदल देते हैं। फिर ये ना करें, क्योंकि जिस चीज में ग्रेटर गुड है ना वो वैसे ही आप लोगों को कर लेना चाहिए। और सच्ची बात है, यहाँ पर कोई आप कह रहे थे कि उमर चीमा साहब को फरूख हबीब साहब वोट देंगे या फिर वो बाबर वानी किसी और को देंगे, बात ये जमीर पे नहीं इधर कोई वोट देता, वैसे ही नहीं देता। या पार्टी का वोट है या पैसे का वोट है या फिर यह है कि कोई और भी इश्यूज होते हैं। पलेशा साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस मामले के ऊपर एक अच्छी पोजीशन क्यों नहीं लेती? क्योंकि लग यही रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा उंगलियां उठती हैं कि जनाब जो झुर्लू ये फेर सकते हैं ना वो कोई भी नहीं फेर सकता। नहीं, झुर्लू फेर सकते होते तो आज हम हुकूमत में होते। बात यह है कि ये इस वक्त आप बताइए, कल या परसों शेड्यूल अनाउंस हो रहे, उस पर ये इलेक्शन जो है ये एक ऑर्डिनेंस ले आए, उससे पहले ये असेंबली में इन्होंने बिल ले कर दिया। तो सीधी बात है, अगर साफ नीयत का सवाल है तो फिर इनको चाहिए था कि आज से कम 3 नहीं 6 महीने पहले, 3 महीने पहले भी बात करते, सबको कहते, सबको याद दिलाते कि वो मिसाक जमहूरियत जिसको ये लोग कहते थे चोरों का मिसाक, वो आज बड़ा एक जो है वो एक होली मिसाक हो गया है। तो अब उसकी जो है वो दी जा रही हैं, मिसालें दी जा रही हैं। तो ये इनको ये बात करनी चाहिए थी। अब समझ नहीं आती कि इस वक्त जल्दी में क्या मकसद हो सकता है। क्या इलेक्शन को डिले कराना मकसद है और क्या इसके पीछे कोई और एजेंडा है, या अपने जो भी इसके पीछे इनके मकासद हैं। लेकिन ये जो फरूख हबीब साहब कह रहे थे, मैं इनकी बहुत सी बातें सुन रही हूँ, मैं रिस्पॉन्ड भी वैसे ना करती क्योंकि ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम जमातें जो है ये अपनी टिकटें बेचती हैं। और किस औकात से, मैं साहब को भी कह रहे थे, मेरी बात सुने भाई, लोगों को औकातें याद नहीं दिलानी चाहिए, क्योंकि अगर औकातें याद दिलाए ना तो बात कहीं से कहीं चली जाती है। इसी औकात से हम भी अपनी टिकटें देते हैं। आप लोग सब, मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ किस औकात से आप ये कह रहे हैं। जो अभी कल तो आपके खिलाफ स्टोरी छपी है कि ऑपरेटरों से लेके ऑफिस बॉय से लेके अपने लोएस्ट तरीन जो आपके मुलाजिम हैं, डॉन ने छापी है स्टोरी, आप उनके पास वेस्टर्न यूनियन से उनके जाती अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग आप मंगवाते रहे, कोई आपकी तरफ से तब्दील आई है। लिहाजा औकात याद कराना जो है ना, इसको आप भूल जाएं। और बात यह है कि आपको किसी दिन किसी ने पैसे मांगे कि आइए आप हमारे से टिकट लीजिए, आपको ऑफर की कि आइए और इतने पैसे दीजिए। लिहाजा इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता। आज जो इस शहर ने देखे ना, मैं उस पर बात ना करूं अभी तो वो मेरी बड़ी बददयांती होगी। मैं F6 में खड़ी थी मंसूर, और मुझे वहां तक चीखों की आवाजें आ रही थी लोगों की, वहां तक जो शेल्स है उनके फेंकने की आवाजें आ रही थी। पूरा इस्लामाबाद लॉक था। बताइए, सेनेट के इलेक्शन को भी उसके विजुअल्स भी दिखाएंगे। पलेशा साहिबा जो बात कर रही है तो दिखाते रहे साथ साथ जी। मंसूर मोदी के आगे आप टेलीफोन की टलियां खड़काते हैं, कल भी कहते हो अमन, इसके बारे में क्या करना है। इसका यही ऐसे लग रहा है ये आपकी स्क्रीन पर जैसे किसी ने बाहर से हमला कर दिया हुआ है। बताइए कि इनका क्या कसूर है कि ये अपने इजाफा मांग रहे थे। आपने रात को इनसे क्या वादा किया, सुबह आपने इनको 24% पे कर दिया। मेरे ख्याल में उनका राइट है। फारूक साहब, ये क्या सही तरीका था? इस्लामाबाद से ऐसे मनाजिर जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर, डू यू थिंक ये सही था? देखिए मंसूर, मैं इस पे भी आ जाता हूँ और मैं इस पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा। और मैं पहले सिर्फ इनकी बात का ये जवाब देना चाहता हूँ। देखें, बात ये है कि मैं आपको जो चीज सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मैमल ने भी आपसे ये बात की कि ये सिलसिला आज का नहीं है। ये कहती हैं कि 1-2 दिन में बिल आ गया, 1 महीने में बिल आ गया।
ये सेनेट की होल कमेटी भी इसको टेकअप कर चुकी है। 2009 के अंदर इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स कमेटी आर्टिकल 226 आयन के अंदर तरमीम सजेस्ट कर चुकी है यूसुफ रजा गिलानी को। इन्होंने आंखें और कान बंद किए हुए हैं क्योंकि ये इस करप्ट निजाम के बेनिफिशियरी हैं। ये खौफजदा है इस चीज से कि अगर ओपन ट्रेसेबल बैलेट हो गया तो हम पैसा कहां से बनाएंगे, हम लूटमार कहां से करेंगे, जाली अकाउंट्स कहां से बनाएंगे, ठीक है, हम मनी लॉन्ड्रिंग कहां से करेंगे। ये तो इतने जुर्रतमंद हैं, इतनी इनकी अखलाकियात हैं, तो ये 14 अरब रुपए की जो गंदम सिंध के अंदर चोरी हुई है ये चूहों के खाने के ऊपर ना डालते हैं। ये जो थर के बच्चों की रोटी नवाल गए खा गए हैं, इनको आज गरीब का बड़ा एहसास हो रहा है। जो लाड़काना के ऊपर कहते थी एक अदालत के डायन भी साथ घर छोड़ देती है, जो हशर नशर इन्होंने सिंध का किया है वो आपके सामने है। आज कराची का बच्चा रो रहा है। एक मिनट खामोश हो जाए, मुझे आपसे ऊंची आवाज में बोलना आता है, मुझे मेरी बात में ना बोलें प्लीज, मुझे जरा अपना आर्गूमेंट मुकम्मल करने दें। डिबेट का असूल आपको पता है, ठीक है। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर एक सर ब्रेक ले लेते हैं। बड़ी सर जरूरी होती है, हमारे लिए बड़ी जरूरी होती है ब्रेक के बगैर हम आगे चल नहीं सकते। और ये भी मैं ओपन बैलेट में बात कर रहा हूँ। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मनासिर भी थोड़ी देर पहले भी आपने देखे थे। अली परवेज मलिक साहब, रिट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट अपनी रिट अप्लाई करने की कोशिश करती है तो कहा जाता है कि जनाब ये देखें बड़ी आपने ज्यादती कर दी। वो चुप करके बैठी रहे तो फिर उसको कहा जाता है कि जनाब आप एक्शन क्यों नहीं लेते। आप लोग की गवर्नमेंट भी 2014 के थ्रू इसी तरह गुजरी थी, तो अगर गवर्नमेंट ये कर रही है तो क्या ठीक नहीं कर रही? मंसूर मियां, आपके साथ माजरत के साथ मुझे मेमल ने जो पॉइंट्स रेज किया उनका जवाब देना है, मैं वो दे दूं, फिर आपके क्वेश्चन पे भी बिल्कुल आ जाते हैं। देखें, फरूख हबीब साहब की बदनीयती को तो मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता, पर मेमल ने जिस नीयत के साथ कहा कि हमने इलेक्शंस की अब्यूज को चेक करना है, मैं उसकी कदर करता हूं, पर मेरा पॉइंट जो है ना जी वो एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। इन्होंने 3-4 बातें की। एक, इन्होंने कहा यहां पे जमीर से कोई वोट नहीं देता, यहां पे सारे बिकाऊ माल है। आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट। देखें, बात यह है कि रिसेंट पास्ट के अंदर पंजाब के अंदर मोहसिन लगारी साहब सेनेटर नहीं बन चुके हुए, आप भी उनको पर्सनली जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सोनिया ने क्या वो रिश्वत देने वाले आपको लगते हैं? मेरा नहीं ख्याल। तो यहां पे फिर भी कुछ अच्छे लोग यहां पे रहते हैं, हमें इस तरह से पार्टी चले। मेरा दूसरा पॉइंट ये अब्यूज को चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो पैसा है वो अपनी ट्रेल पीछे छोड़ के जाता है। जस्ट फॉलो द ट्रेल। तो पता है आपको, आपने माशाल्लाह भी वापसी भी करवानी है, वापसी में आपको वो टाइम भी देके जाऊंगा जी। एंड द थिंग इज कि जी जो मेमल बात कर रही है ना, अगर हम इसी लॉजिक के ऊपर बिल्ड करना हो ना तो बड़ा आसान है कि आप सेनेट के इलेक्शन खत्म कर दें। हर 3 साल के बाद ना अपनी रिजर्व, जिस तरह खवातीन की सीटों के लिए आप लिस्टें नहीं मांगते प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, उससे मांग ले। व्हाई हैव दिस फैनफेयर एंड सर्कस के जी लोग आ रहे हैं वोट डालें, देन देयर इट इज अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज। या फिर लोगों को ये राइट दें कि वो सेनेटर्स को डायरेक्टली खुद इलेक्ट करें। बिल्कुल ठीक है, दैट इज द अदर वे। अच्छा, नाउ इन्होंने कहा कि जी भाई अगर आप चाहते हैं इन हेस्ट मत करें तो बैठ के हुकूमत के साथ डिस्कस करें। तो मंसूर मियां मुझे ये बताएं कि एक ऐसी कमजोर हुकूमत जो अपने एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस के सामने, इंडिया आपके ऊपर अटैक कर देता है, कश्मीर आपसे छीन लिया जाता है, कोरोना वायरस होता है, उस एनवायरनमेंट के अंदर भी अगर वजीर आजम साहब आके ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकते तो हम मुझे बताएं उस एनवायरनमेंट में जहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी जेल के अंदर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब का जेल के अंदर, खुर्शीद शाह साहब 6 महीने से जेल के अंदर, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बोलने के ऊपर हेरोइन डाल दी जाए, इस माहौल के अंदर आप मुझे बताएं किससे बात करें और किससे रिफॉर्म का ये जो प्रोसेस जो हमने आगाज कर रहे हैं वो किसके साथ शुरू करें। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट शायद जिनके साथ बात करके आपने एक्सटेंशन दी थी, जो इनकी नालायकी जिस मुल्क को जहां पे लेके आई है। पर एट द सेम टाइम कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखें वजीर आजम साहब ने चंद महीने पहले खुद क्या कहा था कि मेरी लाखों की तनख्वाह है मगर मैं इस महंगाई के दौर में मैं जिंदगी अपनी गुजारा नहीं कर सकता। और इन्होंने पीछे नालायकी की वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है, खाने पीने की अशिया में जो कीमतें इंक्रीज हुई है ना पिछले 1 साल के अंदर, इस डबल डिजिट 15-16%, उस एनवायरनमेंट में अगर लोगों को हक भी नहीं देंगे तो लोग प्रोटेस्ट ही करेंगे ना, ये जो मर्जी करें। आपका क्या गवर्नमेंट, जारी बात है, इट्स इन टाइट स्पॉट, वो क्या कर सकती है? नहीं, देखें नेगोशिएशंस के लिए उन्होंने कहा, पहले भी कहा कि हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ये हाई हैंडेडनेस इस तरह प्रोटेस्ट के साथ नहीं करनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट तो पहले भी यही कहती थी कि इस तरीके से जमहूरी हक है, सब कुछ है, तो हम मतलब जब नून लीग की हुकूमत में आपको पता है कि पुलिस के वो एहतजाज जब हो रहे होते थे तो डंडे बरसाए जाते थे और इस तरह की चीज़ें जब होती थी तो क्रिटिसाइज करते थे इमरान खान साहब। तो मेरे ख्याल में ये इस हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ एक ये बात, एक जो मैं अली की इस बात की बिल्कुल तायद करूँगी कि जो उन्होंने कहा कि क्योंकि
ऑपोजिशन को एक बिल्कुल दीवार से लगाया गया है, तो इस चीज़ में वाकई गवर्नमेंट को पहला हाथ बढ़ाना चाहिए, पहला स्टेप लेना चाहिए। ये फारूक हबीब साहब हैं कि गवर्नमेंट बैठे, बुलाए, इनके साथ बात करे, क्योंकि ये बिल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर होनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन मंसूर कोई तो रास्ता, ये क्या हम 90s की सियासत में वापस जाना चाहते हैं? हम एक टॉक्सिक सियासत के अंदर दोबारा पहुंच चुके हैं? नहीं, बिल्कुल हम, लेकिन ये इस वक्त गवर्नमेंट ही को चाहिए कि पहला स्टेप ले, क्योंकि ये ओनस भी हुकूमत के ऊपर होता है। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना हुकूमत का काम है। ऑपोजिशन तो जो है वो वाकई उनको लगता तो है इंडिया अटैक करता है, सारे सर्विसेज चीफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ जाते हैं, सारी ऑपोजिशन की जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात साइड पे कर लेती हैं। मेमल को कहें मुझे ये बता दें वो कौन सा कमजोर आदमी था जिसकी कुर्सी उस वक्त भी खाली थी, मुझे एक्सप्लेन कर दें। मंसूर, बात ये है, देखिए बात ये है कि यहाँ पर हम ज़र्फ की बातें ना करें। मामला ये है कि जो आज जेलों के अंदर गया वो अपने करतूतों की वजह से गया है। सागदार को हमने मुल्क से नहीं बाहर भगाया था। राना सनाउल्लाह का एक्सप्लेन कर दें केस, राना सनाउल्लाह का केस एक्सप्लेन कर दें, उन पे हीरोइन आपने डाली कि नहीं डाली? अली आपकी एक्सेप्शन है, आपकी एक्सेप्शन है, आपकी एक्सेप्शन है। आप राना सनाउल्लाह का नाम न लें, आप सिर्फ चौधरी शेर अली के बयानात पढ़ लें, उनके लिए आपकी तसल्ली। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो आपने अमल किया एएनएफ के बेसिस के ऊपर, आपने हीरोइन डाली, सेफ सिटी के कैमरास उसका क्या बताते हैं? तो कितनी देर में उसने मोटरवे एग्जिट की, आपने कहां पे बरामदी की, काइंडली एक्सप्लेन कर दें। इस किस्म की गुफ्तगू मत करें। वो तक मजाक का केस, उसके ऊपर फारूक साहब उसको तो ना डिफेंड करें। उनका केस अदालत में चल रहा है, वो सामने आ जाएगा। मेरे भाई सेफ सिटी ने आपको एविडेंस दे दी है कि उनकी गाड़ी किसी जगह पे इंटरसेप्ट ही नहीं हुई, बरामदी नहीं हुई किसी जगह पे। फारूक साहब बात याद सुन लो ना। जी। आपको 73 के आइन की बड़े फिक्र, आप कहते हैं कि उसके तयशुदा प्रिंसिपल्स हैं। 73 के आइन में ये तय हुआ था कि वजीर आजम 2 बार बनेगा। उसके पीछे भी कोई सोच होगी, कोई मंतक होगी कि एक बंदा 2 बार वजीर आजम रह गया, जो उसने तीर चलाना था वो चला लिया। आपने लेट के पीपल्स पार्टी के आगे नहीं करनी थी, आपने बनाने की राह हमवार करा ली थी। एक मिनट, वो आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम ने आपने सिर्फ तीसरी बार बनने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का व्यू था, उसके तहत ही आइन बदला गया ना, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हुआ। एक मिनट, ये जितनी चीजें हैं जो आज ओपन बैलेट की हो रही है मेरा भाई, आप शिक नंबर 23 पढ़ लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, जिसपे नवाज शरीफ के दस्तखत है, बीबी शहीद के दस्तखत हैं। 2015 में आपके लीडर ओपन बैलेट की बात करते रहे हैं। मेरी लीडर ने तो अभी भी कहा कि मैं कमिट करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज, मलिक फारूक हबीब साहब, परवीशा खान साहब और मेमल सरफराज साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।